हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए बेटा, आज शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटेंट पढ़ने के साथ साथ में PYQs भी कर रहे हैं और MCQs भी कर रहे हैं। ठीक है। जिन विद्यार्थियों को सीटेट को बहुत अच्छे से देना है, उनका स्कोर हाईएस्ट हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें और प्रॉपर क्लासेस को पढ़ें। इस लेक्चर को जिसे आज हम लोग करने वाले हैं, इसका नाम है कॉग्निटिव थ्योरी के ऊपर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, अगर लास्ट तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अक्सर वो आपसे गलत हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेरोम ब्रूनर्स की थ्योरी को, जिन्होंने, जैसे कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रिंसिपल दिया, वाइगोस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बोला, वैसे ही जेरोम ब्रूनर भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी प्रेजेंट करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि बच्चों का संज्ञान किस तरीके से विकसित होता है। संज्ञान इन द सेंस मेंटल एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। इसी का एक और नाम था, उसका रीज़न था, नाम इसलिए भी इनका कुछ अलग था क्योंकि इनका जो प्रिंसिपल था वो भी पियाजे से कुछ हद तक भिन्न था। वो अलग विषय है कि पियाजे से इनकी थ्योरी बहुत प्रभावित है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जेरोम ब्रूनर्स की थ्योरी पर, पियाजे के थ्योरी का। ठीक है। इसका एक और नाम है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, जो मैंने यहाँ पर देखिएगा दिखाया हुआ है बॉक्स में। ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है, या फिर जेरोम ब्रूनर्स थ्योरी भी जानते हैं इसको। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं इनको। देखिए, जो जेरोम एस ब्रूनर इनका पूरा नाम था। इनके अनुसार बच्चों का संज्ञान तब विकसित होगा जब उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। नोटिस कीजिएगा, उनका मानना था कि बच्चों का संज्ञान तब विकसित होगा जब उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अगर किसी भी विषय को, किसी भी टास्क को, किसी भी मेथड को, टेक्निक्स को अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उन्हें पार्टिसिपेट कराना होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उन्हें मैंने कोई थीम बता दी, डिस्कस कर दिया उनके साथ तो वो सीख जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। उनकी लर्निंग स्टेबल हो, कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, इसके लिए बच्चे का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होगा। और इसलिए मेरी जो थी अप्रोच वाली थी, इसलिए एक और नाम रचनात्मक अप्रोच भी इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे। ठीक है। आइए जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे बतानी थी कि ये इनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनका जो संज्ञानात्मक विकास होना है वो तब हो पाएगा जब वो विषय वस्तु के साथ इंटरेक्ट होंगे या उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। खुद करेंगे, करने से ही उन्हें आएगा। इसलिए इन चीज़ों को समझाने के लिए उन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर। पहले स्टेज का नाम उन्होंने रखा था इनएक्टिव स्टेज। आप देख पा रहे होंगे इनएक्टिव स्टेज में क्या है कि इसमें उनका मानना था कि बच्चा जब तक फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक उसकी लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो इस स्टेज में एक्शन बेस्ड है। अगर बच्चा करेगा तो फिर वो सीखेगा, अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो वो जानेगा। ये स्टेज जो होती है इनएक्टिव स्टेज, ये 0 से, या यूँ कह लो कि जन्म से 3 इयर्स के मध्य मानी जाती है। जेरोम ब्रूनर ने इनएक्टिव स्टेज को 0 to 3 इयर्स के मध्य ही रखा। हो सकता है कभी आपसे स्टेज पूछ ले
तो ये बात आपको याद रखनी है। आइकॉनिक स्टेज जो इनका था वो 3 to 7 ईयर्स के मध्य है, इसको आप याद रखोगे। आइकॉनिक स्टेज में वो कहते हैं कि बच्चा यहाँ पर तो वो फिजिकली इन्वॉल्व था ना, अब उन्हीं चीज़ों को अगर वो आइकन के फॉर्म में देखता है तो वो उसकी लर्निंग अदरवाइज नहीं होगी। कहने का अर्थ ये, आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे को जब आप बेसिक अल्फ़ाबेट सिखाते हो ना तो उसमें होता है ना कि ए फॉर एप्पल, एप्पल साइड में बना होता है, मतलब पिक्चर के थ्रू सीखेगा। अगर बच्चे को ट्री बताना है तो उसे ट्री की पिक्चर बतानी होगी, दिखानी होगी, तो वो उसके लिए उसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। समझ रहे हैं? तो आइकॉनिक स्टेज में आ गया कि इसमें बच्चे आइकन के थ्रू सीखेंगे, मतलब पिक्चर के थ्रू सीखेंगे, मतलब विजुअल लर्निंग यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्लियर? अब आते हैं सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में क्या होगा, इसमें सिंबल विद लैंग्वेज होगी, मतलब भाषा के थ्रू सिंबल्स यूज़ करे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नोटिस कीजिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर भी लगाई हुई है। बच्चा किसी विषय वस्तु के साथ या रीडिंग के साथ या कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर फिजिकली इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद उन चीज़ों के लिए उसने आइकन बनाए और नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रायर नॉलेज जो उसका था वो बेस हो गया और वो आइकॉनिक स्टेज में चला गया। ठीक है, ये स्टेज जो सिंबॉलिक है, इसमें आइकॉनिक के बाद चूंकि आइकन्स तो उसको पता चल चुके थे ना, अब वो उन्हीं आइकन्स को लैंग्वेज के फॉर्मेट में चेंज कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, और अब विषय वस्तु को अगर वो देखेगा तो उनके नियमों और सिद्धांतों को पढ़कर भी सीखने की क्षमता रखेगा। यूँ समझिए, अब उसके अंदर उन चीज़ों के लिए एक लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं। आई थिंक तीनों आपको समझ में आई होंगी। और 3 to 7 ईयर्स ये मानी जाती है, और 7 to या 7+ कह सकते हो। जैसे ही 7 साल की एज ये छोड़ेगा तो 7 ईयर्स प्लस जैसे वो जाएगा वो सिंबॉलिक स्टेज में आ जाएगा। क्लियर? तो ये थे आपके जेरोम ब्रूनर के स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। उनका मानना था कि बच्चा सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज में आएगा, फिर वो आइकॉनिक में होगा, फिर वो सिंबॉलिक में होगा। जो बच्चा किसी भी विषय वस्तु के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसके अंदर आइकन्स भी नहीं होंगे और फिर वो सिंबॉलिक में भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में से बच्चों में कॉग्निशन डेवलप होता है, संज्ञान डेवलप होता है, या यूँ समझ लीजिए उसके अंदर मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी, जिसको हम मानसिक शक्तियाँ या मानसिक क्षमता, योग्यता भी कहते हैं। क्लियर? आइए कुछ और चीज़ें समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग मीन जेरोम ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिंसिपल था उसके कुछ रूल्स हैं। वो कैसे सफल हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, कैसे इन चीज़ों को हम जाने, तो देखिएगा, समझते हैं भैया थोड़ा सा। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बच्चों को प्रारंभ में छोटे छोटे टास्क दीजिए जो उसकी एबिलिटी के हिसाब से हों, अनुसार हों। धीरे धीरे जब वो उनमें सक्सेस हो चुका होगा तो वो धीरे धीरे और टास्क लेना शुरू कर देगा। अब आप टास्क के लेवल को बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो प्रॉब्लम को देख करके क्विट करता है ये बंद हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाएगा। समस्या समाधान उसको खुद बनाना है, उसको एंगेज रखना है इस तरीके से। क्लियर? दूसरी बात है इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप क्लास में पढ़ाएंगे वो आपका कनेक्टिंग हो, इंटीग्रेटिंग हो। ऐसा ना हो कि आपने क्लास में कुछ पढ़ाया है, होमवर्क में कुछ दिया है, एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है, असेसमेंट के थ्रू आप कुछ जानना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी पढ़ाया जाए, सारे टास्क, सारी लर्निंग उनकी कनेक्ट होती हो। ठीक है, सब्जेक्ट के थ्रू भी कनेक्ट होती हो और उनकी बाहर वाली दुनिया से भी कनेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो पढ़ने के दौरान आपने बुक के एग्जाम्पल्स बता रखे हैं और वो बच्चा जब बाहर की दुनिया में उन चीज़ों को समझना चाहता है या उनको इम्प्लीकेशन उनका करना चाहता है तो वो कर नहीं पा रहा है। तो ऐसी कोई भी समस्या उसके सामने ना उत्पन्न हो, ना पैदा हो।
क्लियर है बेटा? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बच्चे को टास्क को एनालिसिस करना आना चाहिए। इसके लिए एनालिसिस कैसे हो सकता है? जब कोई टास्क लें तो उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एनालिसिस करना सिखाना है। बच्चा जब उसमें सक्सेस होगा अथवा फेलियर होगा, ठीक है, तो दोनों ही स्थितियों में उसको क्या करना है? एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है। क्लियर? चौथा जो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, गलती से यहाँ पे लर्न लिखा हुआ है, एक्चुअली लर्नर है भैया, याद रखिएगा। यहाँ पर आप और ई और आर ऐड कर लीजिएगा। लर्नर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो अधिगम करता है या जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे? मैनेज करने का सेंस ये है कि बच्चों की एबिलिटी अलग है, बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, बच्चे की इंटरेस्ट अलग है, कैपेबिलिटी अलग है, फीडबैक अलग है, फैमिली फीडबैक अलग है ना, सोशल फीडबैक अलग है, लैंग्वेज फीडबैक अलग है। तो इन सब बच्चों को किस तरह से आप अपने के साथ कनेक्ट करोगे और सभी की नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीचिंग करेंगे। क्लियर है ना? तो लर्नर मैनेजमेंट काफ़ी टफ टास्क है। इसके लिए कैपेबल होना होगा एक अध्यापक को, एक टीचर को, और कैपेबल बनाती है आपकी अपनी स्ट्रेटजी और आपका पेडागोजी सेक्शन, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ करने में आप ठीक होंगे, लर्नर को आप मैनेज कर पाएंगे, तभी तो ऊपर के सारे टास्क आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 5 नंबर पॉइंट है फेलर एंड फीडबैक। असल में होता क्या है कि अध्यापक या पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को फेल होना देखना नहीं चाहते हैं, और उसका वो फीडबैक लेने अथवा देने के बजाय, या बच्चे को उसका फीडबैक देने के बजाय कि कहाँ आप फेल हो गए, क्यों फेल हो गए, डिफ़िकल्टी आपको कहाँ हुई, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उस चीज़ को एनालिसिस करने के बजाय सीधे उसको उसके अंदर फियर पैदा कर दिया गया कि आप कैपेबल ही नहीं थे इसलिए फेल हो गए। उसका मात्र एक रीज़न दिया जाता है, जब कोई बच्चा विद्यालय या किसी टास्क में फेल होता है तो सीधे कहा जाता है कि आप सक्षम ही नहीं थे और उसको डांट दिया गया। जबकि फेलर अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसको ये फीडबैक देना है कि आप क्यों असफल हुए, इसे एनालिसिस कीजिए और सीखने के बाद अपने टास्क को वापस लीजिए और उस पर काम शुरू कीजिए, ठीक है। तो इससे बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा, और इन द लास्ट बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा, ठीक है, जो मुझे बनाना है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे स्पाइरल करिकुलम में। फिर ब्रूनर्स ने कहा कि अगर बच्चे का कॉग्निशन डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं करिकुलम की भी भूमिका होती है। तो विद्यालय स्तर पर या स्कूल में जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया हो वो कैसा होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे स्पाइरल क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, किस तरीके से वो मूव करेगा बच्चों में के बीच। आइए, तो स्पाइरल करिकुलम जो होता है एक व्यवस्था, एक प्रणाली है जो बच्चों की लर्निंग को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। ये अध्यापक को अपने विद्यालय या कक्षा के स्तर पर इसको मैनेज करना होता है, खुद से डिज़ाइन करना होता है। आइए समझते हैं, इसमें विषय को बार बार दोहराया जाता है, वह हर बार उसकी जटिलता को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे ही नहीं बढ़ा दिया जाएगा, मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि जटिलता तो तब बढ़ाओगे ना जब आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा उन चीज़ों में ईजिली सक्सेस हो रहा होगा। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी ना। तो छोटे छोटे टास्क जब उसको आप देंगे, उनमें वो सक्सेस हो जाएगा, तो मैंने कहा ना कि उस चीज़ की लेवल को आप बढ़ा देंगे। बच्चा लेवल 1 2 3 ऐसे जाना उसको, ठीक है। तो बच्चा धीरे धीरे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सेकंड नंबर है, या सीखने की एक चक्रीय प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल सही है ना, रिपीटेशन होते हैं इसमें, और सीखने के गहरा और अधिक सुदृढ़ बनाता है, ठीक है। लर्निंग को बहुत ही डेप्थ में और स्टेबल बनाता है। कौन? स्पाइरल करिकुलम, है ना, क्योंकि इसमें किसी भी विषय को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करके छोटे छोटे टास्क में तोड़ करके एनालिसिस करके
वापस उस पर कभी दोबारा काम करके, है ना, और फिजिकली इन्वॉल्व होने के बाद किया जाता है, जिससे कि बच्चों की जो समझ होती है वो उस चीज़ को लेकर के, उस विषय को लेकर के और अधिक मजबूत बनती है। तो आई थिंक स्पाइरल करिकुलम की बात समझ में आई होगी। और स्पाइरल करिकुलम को सजेस्ट करने वाले कौन थे? जेरोम ब्रूनर थे। ठीक है, कभी बच्चा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्पाइरल करिकुलम के संबंध में किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आप नाम लीजिएगा जेरोम ब्रूनर का। क्लियर? आइए एजुकेशन में किस तरीके से इनको इम्प्लीकेशन इनका किया जाए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इनका क्या है, शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिएगा, इट सपोर्ट्स एन एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जेरोम ब्रूनर ने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो बच्चा होगा वो पैसिव एंगेज नहीं होगा, पैसिव लर्नर नहीं होगा, वो एक्टिव लर्नर होगा। ठीक है, और एक्टिव लर्नर तभी कोई बच्चा हो सकता है जब वो एक्टिवली एंगेज होगा। तो अगर वो एक्टिवली एंगेज होता है तो उसकी लर्निंग प्रोसेस जो होगी वो अच्छी होगी और इन्हांस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट्स प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन, है ना। तो ये क्या करती है कि सेंस ऑफ एक्साइटमेंट देती है और सेल्फ मोटिवेशन यहाँ से मिलता है, क्योंकि बच्चे की फेल होने के चांसेस लगभग शून्य हो जाते हैं। हर टास्क में वो सक्सेस होगा, तो इससे क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन उसको मिलेगी और उसको लगेगा कि अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, या मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है जिसे मैं टास्क लूँ और उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ। नेक्स्ट आते हैं, इट्स एड्स द स्टूडेंट्स इन इफेक्टिव मेमोरी एंड ट्रांसफर टू न्यू लर्निंग सिचुएशंस। कहने का मतलब है कि ये वो प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पर इफेक्टिव मेमोरी आती है, ठीक है, और प्रायर नॉलेज के आधार पर या बेस पर बच्चा जो होता है न्यू सिचुएशंस में भी लर्निंग को करता है, या अपनी लर्निंग न्यू सिचुएशन के थ्रू भी कर पाता है, वो सक्षम होता है। तो ये तो हो गए आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। आइए कुछ एमसीक्यूज हैं जो जान लेते हैं, कर लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जेरोम ब्रूनर पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो कई सारे सीटेट की परीक्षा में या दूसरी परीक्षाओं में यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे, सीखेंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आप इन चीज़ों को जान जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम है? क्या है ना कि ब्रूनर ने जो आपको 3 स्टेजेस बताई थी वे सीक्वेंसली होनी चाहिए, है ना। तो उसमें आपका ऑप्शन बन जाता है फर्स्ट। हमने आपको पढ़ाया था कि इनएक्टिव स्टेज होता है, ये आपका 0 से 3 इयर्स आता है। कहाँ आता है? 0 से 3 इयर्स, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। आइकॉनिक कहाँ आएगा? 3 to 7 इयर्स। कहाँ आएगा? 3 to 7 इयर्स। और सिंबॉलिक जो होगा वो 7+ आ जाएगा। तो यही उनका सीक्वेंस है जिसका उत्तर सही होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं कि आइकॉनिक स्टेज की निम्न में से सही आयु क्या है? आइकॉनिक स्टेज क्या थी? सेकंड स्टेज थी। भाई देखो, मैंने फर्स्ट स्टेज को क्या लिखा था? 0 to 3 इयर्स। तो सेकंड स्टेज क्या आएगी? 3 to 7 इयर्स। इसका मतलब आंसर बन जाता है आपका 3 to 7 इयर्स। ठीक है। थर्ड आएंगे, ब्रूनर की कौन सी अवस्था भाषा विकास से संबंधित है? तो लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित है आपकी सिंबॉलिक, जो आपका लास्ट स्टेज था। ठीक है। 4 नंबर में आएंगे कि जब कोई बच्चा ट्रैफिक लाइट्स को देखकर भाषा के रूप में यह समझने में सक्षम हो जाता है कि उनका अनुपालन उसे कैसे करना है, तो ब्रूनर के किस चरण में आएगा? तो ये आता है आपका सिंबॉलिक स्टेज। क्लियर है? तो चलिए, अभी हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि और नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैंने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं जो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। बेटा, आपको आज का सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करने हैं। आप कमेंट्स करने में बहुत कंजूसी दिखाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको।
तो ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बेटा, अगर चैनल पसंद आता है, आपको लर्निंग समझ में आती है, टीचिंग समझ में आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।